हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाई-फाई शिक्षा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर बार की तरह एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर हाजिर है हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वीडियो को। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वक्त को जाया न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। देखिए, किसकी बात हो रही है? ऊष्म व्यंजन। आपको पता होगा ऊष्म व्यंजन यानी जिनको बोलने पे ऊष्मा का आभास हो, ऊष्मा निकले। ठीक है, तो कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शा, सा, सा, हा। ये सब क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इनको एक दूसरा नाम भी है, इनको हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है इनको। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले वाले दिया गया है ता, था, दा, धा। ये कौन से व्यंजन है दोस्तों? तो ये आपके दंत्य व्यंजन है। कौन से? दंत्य व्यंजन है। यानी कि जब आप बोलते हैं तो आपकी जो जीभ है वो आपके दांतों को टच करती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? दंत्य व्यंजन। ठीक है, अगला दिया गया है टा, ठा, डा, ढा। ये सब क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। यानी जब आप इनको बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो आपकी जीभ पलटती है। ठीक है, यानी घूमती है जीभ, तो इनको क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला आपका दिया गया है चा, छा, जा, झा। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं तालव्य व्यंजन। क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं इन व्यंजनों का, तो हमारी जो जीभ है वो तालु को टच करती है। ठीक है, तो हम इनको क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और इसके साथ में जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए हैं वो भी याद रखिएगा। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 2012 का प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? देखिए, ध्वनियों का मतलब क्या होता है? ध्वनियों का मतलब होता है वर्ण। ठीक है, तो कंठ्य वर्ण कौन से हैं ये हमें बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं का और खा, यानी जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो कहां से करते हैं? कंठ से करते हैं, इसलिए कौन से वर्ण होंगे? ये कंठ्य व्यंजन। ठीक है, दूसरे आपके दिए गए हैं या और रा। ये कौन से व्यंजन हैं आपके? ये आपके हैं अंत्य स्वत। कौन से हैं? अंत्य स्वत व्यंजन है। जो मैं आपको इसके साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट बताता जा रहा हूं, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपके बहुत मददगार साबित होंगे। अगला चा और जा, इन ऑप्शन में ये कौन से व्यंजन हैं आपके? तो ये आपके हैं तालव्य व्यंजन। कौन से हैं? तालव्य व्यंजन है। ठीक है, याद रखिएगा सारे पॉइंट ये। अगले दिए गए हैं टा और ढा, ये कौन से व्यंजन है? तो ये आपके हैं मूर्धन्य व्यंजन। कौन से हैं? ये आपके हैं मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनियां कौन सी हैं दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपयुक्त तीनों। यानी स्वर ध्वनि के प्रकार क्या है? दीर्घ, प्लुत, स्वर। ये तीनों ही आपके क्या है? स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। देखिए, दीर्घ में कौन से आते हैं आपके स्वर? तो दीर्घ में आपके आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसमें 3 होते हैं दीर्घ। ठीक है, अगला दिया गया है प्लुत। तो प्लुत स्वर कौन से होते हैं? इसके देखिए साइन होता है इसका ऐसे करके, यानी जब हम किसी भी बात को लंबा खींच देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। ठीक है, जैसे आपने बोला राधा, तो आपने इसको लंबा खींचा, तो हमने क्या करा? यहां पे साइन लगा दिया इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया? राधा। ठीक है,
तो ये क्या हो गए प्लत स्वर। इसी प्रकार आपके होते हैं हिरस्य स्वर, जिनको हम क्या कहते हैं मूल स्वर भी कहते हैं हिरस्य स्वर को, या क्या कहते हैं लघु स्वर भी कहते हैं इनको। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, ये आपके कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं हिरस्य स्वर। ठीक है, ये कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, योग रूढ़ शब्द कौन है। हमें बताना है इसमें कौन सा योग रूढ़ शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दशानन। ये क्या है, ये आपका योग रूढ़ शब्द है। क्या है, योग रूढ़ शब्द है। अब ये कैसे योग रूढ़ शब्द है, देखिए 2 शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, तीसरा शब्द बनता है और उसका अर्थ कुछ विशेष निकलता है, वो सब क्या शब्द कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे दशानन है आपका, तो कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे, दश प्लस आनंद। और दशानन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, रावण। क्या आता है, रावण। ठीक है, तो कुछ विशेष अर्थ निकला इसका, तो ये क्या हो गया योग रूढ़ शब्द हो गया। इसी तरह होता है आपका पीतांबर, नीलकंठ, ये सब क्या है योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया गया है इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। देखिए सप्ताह दिया गया है, सप्ताह में हमें क्या लगाना है, इक प्रत्यय लगाना है। ठीक है, इक मतलब छोटी की मात्रा लगेगी और का, तो क्या बन गया हमारा साप्ताहिक बन गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था, विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 का प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। हमें बताना है इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, रात को कम खाना चाहिए। यहाँ पे कम शब्द आया है ना, कम क्या है, परिमाण को बता रहा है। किसको बता रहा है, परिमाण को। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे आपका शब्द आ जाए अधिक, ये भी क्या उसमें आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। इसी प्रकार आपका आ जाए अल्प, किस में आएगा, परिमाणवाचक में आएगा। ठीक है, बहुत किस में आएगा, ये भी आपका परिमाणवाचक में। कुछ किस में आएगा, परिमाणवाचक में। ठीक है, ऐसे शब्द आपको मिल जाएं तो सब किस में आएंगे, परिमाणवाचक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, यूपी SSSC आबकारी सिपाही प्रथम पाली परीक्षा 2016 का प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है। हमें बताना है इसमें कौन सा अव्यय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादि बोधक। क्यों है, देखिए यहाँ पे अरे आया है। ठीक है, यानी ये क्या है, विस्मयादि शब्द है सब। ठीक है, ऐसे शब्द आ जाए आपके में, जैसे आपके होते हैं हे, क्या हे, ए, अरे, ओहो, ऐसे शब्द अगर आपके आ रहे हैं तो वो क्या होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, ऐसे शब्द यानी जिनको शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा ऐसे भाव प्रकट होते हैं, वो शब्द किस में आएंगे, सब विस्मयादि बोधक में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। देखिए कर्म कारक की बात हो रही है, कारक आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से। तो ये सब क्या है, कारक हैं। ठीक है, और उनकी विभक्ति चिन्ह है। हमें बताना है कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है। तो कौन सा है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है को, ये किसका है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं जल्दी से एक बार। देखिए कर्म कारक का कौन सा होता है, को होता है। ठीक है, कर्ता, कर्ता का कौन सा होगा, ने होगा। ठीक है, इसी प्रकार करण कारक, इसका कौन सा होता है विभक्ति चिन्ह, से और के द्वारा,
ये इसका विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक है। इसी प्रकार संप्रदान, कौन सा, संप्रदान, इसका कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है आपका, के लिए, ठीक है, ये इसका विभक्ति चिन्ह है। इसी प्रकार आपका होता है अपादान, अपादान का कौन सा विभक्ति चिन्ह होगा, तो इसका होगा से। अब आप कहेंगे सर आपने से तो ऊपर बता दिया यहाँ पे कर्ण के लिए, लेकिन यहाँ पे जो से आया है ये अलग होने के लिए आया है। किसके लिए आया है, अलग होने की स्थिति में। जैसे मैंने आपसे कहा पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, तो क्या हुआ, पत्ता पेड़ से अलग हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका होता है संबंध कारक, तो इसमें कौन सा आता है, का, के, ये सब क्या बताते हैं, संबंध का बोध कराते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका होता है रा, रे, री, ठीक है। इसी प्रकार आपका आता है अधिकरण, कौन सा आता है, अधिकरण, ये किसमें आएगा, में, पर, इसमें ये आता है, ठीक है। इसी प्रकार आपका होता है संबोधन, कौन सा होता है, संबोधन के लिए आता है, तो उसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा, हे, अरे, अहो, ये सब क्या आएगा, संबोधन के लिए आएगा, ठीक है। ये कारक है और उनके ये विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। देखिए कारक पूछा गया है, फिर से यहाँ पे कहा गया है कुर्सी शब्द जो है ये किस कारक में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पर आ रहा है, और पर किस में आता है, अधिकरण में आता है। कुर्सी पर बैठे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी किसके उदाहरण हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे आपका ये मिठास है, ये नहीं होगा, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। इसमें आपका वकील दिया गया है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन 11 है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो क्या होगा स्त्रीलिंग इसका, ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया गया है विदुषी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या होगा, विदुषी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है, सूर्य प्लस उदय, ये आपका इसका संधि विच्छेद होगा। और ये किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, तो ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। सूर्योदय जो है आपका है, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निर्धन में कौन सी संधि है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी, विसर्ग संधि है। देखिए कैसे पहचानेंगे आप इसको, ऊपर आपका रा आ जाए लगा हुआ, ऊपर जहां भी आपका रा लगा हुआ आ जाए उसमें क्या होगा, विसर्ग संधि होगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, यूपी SSC राजस्व लेखपाल परीक्षा 2016 में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, महाजन शब्द में समास है। हमें बताना है महाजन शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों, कर्मधारय समास है। कौन सा, कर्मधारय समास है। अब आप कहेंगे कैसे पहचाना, तो देखिए समास का जब आप समास विग्रह करते हैं, विग्रह मतलब उसको तोड़ना, ठीक है, उसको विस्तार से बताना। तो हमने महाजन का जब समास विग्रह किया तो क्या आया, महान है जो जन, यही तो आएगा समास विग्रह करने पर इसका। तो है जहां पे भी आपका है जो आए, यानी समास विग्रह करने पर है जो या के समान ऐसे शब्द अगर आ जाएं तो समझ जाइए उसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है, हमें बताना है इसमें कौन सा द्वंद्व समास है। देखिए सबसे आसान तरीका होता है द्वंद्व समास को पहचानने का, एक तो इसके बीच में योजक चिन्ह होता है, यानी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसमें दिया गया है योजक चिन्ह, जो ऑप्शन नंबर डी में है आपका योजक चिन्ह पाप पुण्य, तो इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। एक तो तरीका ये हो गया, और 90% शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें आपका योजक चिन्ह लगा ही होता है, जैसे किसी किसी में नहीं लगा होता है। जैसे आपका एक शब्द है देवासुर, ठीक है, देवासुर, इसमें आपका द्वंद्व समास है लेकिन इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है, यानी कि एक तो आपका 90% शब्दों में योजक चिन्ह लगा होगा बीच में। ठीक है, दूसरा दो शब्द से मिलकर बनता है समास आपका, तो दोनों शब्द आपके एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ पे क्या है, देव और असुर एक दूसरे के विपरीत है, तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। दूसरा आपका दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक होंगे, जैसे आपका माता पिता, ये क्या है, विलोम नहीं है एक दूसरे के, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इसी प्रकार भाई बहन, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो हमें क्या बताना है इसमें, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे होंगे इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, बालिका निबंध लिख रही है। अब आप उसको पहचानेंगे कैसे, तो देखिए क्या शब्द सुना है, आप इस्तेमाल भी करते होंगे क्या शब्द का, वह क्या कर रहा है, वह क्या खेल रहा है। तो जब भी आप क्या शब्द से प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर मिले, यानी क्या शब्द से प्रश्न करने पर अगर आपको उसका उत्तर मिल रहा है तो समझ जाइए उसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है, और अगर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है तो उसमें अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो जैसे आपने प्रश्न किया बालिका क्या लिख रही है, तो उत्तर क्या मिला आपको, बालिका निबंध लिख रही है, तो इसमें क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, सबसे आसान तरीका है, क्या शब्द से आप प्रश्न करिए, अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो समझ जाइए उसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। हमें बताना है इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है। तो देखिए जो आपका गा है, जो आपका गा है ये क्या है, ये आपकी मुख्य क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है आपकी, ये आपकी मुख्य क्रिया है। ठीक है, और जो आपका चुके है, जो चुके हैं ये क्या है आपका, ये आपकी रंजक क्रिया है। कौन सी, ये आपकी रंजक क्रिया है। इसी को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया, रंजक क्रिया कह दीजिए या फिर सहायक क्रिया कह दीजिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो गा है हमारी ये क्या है, मुख्य क्रिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं दोस्तों, तो जो आपका जीवन है ये जीवन शब्द के क्या है, अनेकार्थी शब्द है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी SSSC लोअर थर्ड एग्जाम 2016 का प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है, गौरव का विलोम शब्द है। तो गौरव का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, लाघव होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ARO प्री एग्जाम 2014 का प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, निंदा का विलोम क्या होगा। निंदा शब्द का विलोम क्या होगा, स्तुति, क्या होगा, स्तुति होगा। निंदा शब्द का विलोम स्तुति होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। देखिए इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, भूगोल का क्या लगा देते हैं, इतिहास लगा देते हैं, जबकि ये क्या है, ये गलत है। इतिहास नहीं होगा भूगोल का विपरीतार्थक शब्द, क्या होगा,
खगोल होगा। क्या होगा? खगोल। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इतिहास कभी मत लगाइएगा भूगोल का अपोजिट। भूगोल का अपोजिट क्या होता है? खगोल होता है। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें बताना है इसमें कौन सा शब्द है जो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, मैंक, ये आपका चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? ये आपका चंद्र का पर्यायवाची है, चांद। ठीक है, चंद्रमा, ये सुधाकर, ये इनके पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 है, अग्नि को यह नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं अग्नि को? तो अग्नि को क्या नहीं कहते हैं दोस्तों? भानु नहीं कहते हैं। क्या? भानु। यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भानु किसका पर्यायवाची है? आदित्य का। किसका? आदित्य का पर्यायवाची है भानु। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 है, दिया गया है कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय क्या है? इसका सही आशय हमें बताना है। इसका सही आशय क्या है? तो इसका सही आशय है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, एक दूसरे की सहायता करना। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, ये इसका सही आशय है। क्या? एक दूसरे की सहायता करना। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 है, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित जो मुहावरे का अर्थ हमें इसका बताना है। रेखांकित मुहावरा जो है अपना उल्लू सीधा करने का, इसका हमें क्या होगा? अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका अर्थ आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थ पूर्ति। क्या होगा? यानी कहते नहीं अपना उल्लू सीधा कर लिया, यानी कि अपना स्वार्थ की पूर्ति कर ली उसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 है, मक्खन का तत्सम शब्द है। मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा? देखिए मक्खन का तत्सम क्या होगा? मिर्क्षण होगा। क्या होगा? मिर्क्षण। यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका। देखिए तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है? तत्सम आपके वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में संस्कृत से लिए गए हैं और ज्यों के त्यों उनको रख दिया गया है। वे शब्द क्या है? तत्सम शब्द हैं। और तद्भव क्या है? तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लेके हिंदी में उनका रूप परिवर्तित कर दिया गया है, यानी उनका कुछ ना कुछ चेंज कर दिया गया है। वे शब्द किस में आते हैं? वे आते हैं आपके तद्भव में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी है जो घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा, ये इसका तद्भव रूप होगा। ठीक है, यानी घोड़ा को हम तत्सम में क्या कहते हैं? घोटक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? हमें बताना है कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ है। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ज्योत्सना, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कौन सा वाक्य शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, हमें ये बताना है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं आप, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। ये क्या है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब आप पहचानेंगे कैसे इसको? देखिए यहां पे जो और आया है, ये और क्या है? योजक शब्द है। यानी क्या है? योजक शब्द है। दो शब्दों को ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है? योजक शब्द है। ठीक है, जैसे भी आपके शब्द और, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, ऐसे शब्द अगर आपके कहीं वाक्य में आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है,
ऐसे शब्द अगर आपके वाक्य में आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, यहाँ पे और से दो वाक्यों को जोड़ा है, यानी और क्या है, योजक शब्द हो गया यहाँ पे, और दो वाक्यों को जोड़ा तो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 है, बोली का लघुत्तम रूप है। तो बोली का लघुत्तम रूप क्या है दोस्तों, वर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बोली का लघुत्तम रूप क्या है, वर्ण, जिसको हम ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको हम ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको सारे ही प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं प्रश्न के साथ साथ वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। और अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। बहुत खराब लगता है जब आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।